राजधानी रांची में आए दिन हो रहा कोरोना विस्फोट। दिन प्रतिदिन बढ़ रहा संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। बढ़ती महामारी के बाद भी ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था दयनीय है। बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन की नई पहल। सीतामढ़ी में कोविड-19 के नियमों का पालन कराने सड़क पर उतरे एसडीओ और डीएसपी। प्रशासन ने चलाया सभी तरह के वाहन की सघन तलाशी का अभियान। देश में आज ही के दिन हुई थी बीजेपी की स्थापना। लोकसभा में 2 सीटों से हुई थी बीजेपी की शुरुआत। समस्तीपुर में स्थापना दिवस पर बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता किए गए सम्मानित। बेगूसराय में फिर दिखा बेखौफ अपराधियों का आतंक। सरकारी एम्बुलेंस चालक की गला घोटकर की निर्मम हत्या। हत्या के बाद इलाके में फैली सनसनी। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। सरकार ने कोरोना को देखते हुए स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने का फैसला किया। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेजी से बढ़ रही है। भारत में रविवार को आए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 93,249 नए मामले सामने आए और 513 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,24,85,509 हो गई है। तो वहीं बिहार में कोरोना बेकाबू हो गया। 24 घंटे में 935 संक्रमितों के आंकड़ों से 5 माह का रिकॉर्ड टूटा। 2021 में यह सबसे बड़ा और डराने वाला आंकड़ा है। सोमवार को एनएमसीएच में इलाज के दौरान 3 संक्रमितों की मौत हो गई। पीएमसीएच में भी 1 संक्रमित की मौत हुई। बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सवाल यही है कि क्या कोरोना विद्यार्थियों का भविष्य चौपट करेगा। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे जुड़े हुए हैं। शशांक, जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं, बेकाबू कोरोना होता जा रहा है और इसका असर अब शिक्षा व्यवस्था पर और बच्चों की पढ़ाई पर, बच्चों के भविष्य पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग बीते 1 साल से बच्चों ने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, पूरे देश में अलार्मिंग सिचुएशन फिर से लौट रही है। पिछले साल जब मार्च के महीने में लॉकडाउन किया गया था, उससे ज्यादा भयावह की स्थिति अभी दिख रही है, क्योंकि आज पूरे वर्ल्ड देश भर में लगभग 94-95 हजार मामले आए हैं और मौतें भी करीब 500 से ज्यादा हुई हैं। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार का है, स्वास्थ्य मंत्रालय और बिहार सरकार ने भी तमाम गाइडलाइन जारी की हैं, जिसमें स्कूलों के पढ़ाई को, यानी शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं, उसको बिहार में फिलवक्त 11 अप्रैल तक के लिए सस्पेंड किया गया है। लेकिन संभावना है कि जो सीजीएम बैठेगी, जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बैठेगी, वो उसको आगे भी बढ़ाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा और पड़ रहा है, क्योंकि देखिए ऑनलाइन पढ़ाई की भी एक, जो छोटे बच्चे होते हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई पर उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं या फिर उनको एकेडमिक इतना फायदा नहीं होता है। लेकिन देखिए, स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण होता है और स्वास्थ्य कारणों से जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है, उसका अनुपालन भी करना जरूरी है, क्योंकि बच्चों पर इस तरह की चीजों का, जो कोरोना जैसे किसी भी वायरस का अटैक जल्दी होने की संभावना होती है। और चूंकि बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉशियस नहीं होते हैं। अगर वो स्कूल जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और जितने भी कोविड की गाइडलाइंस उसका हो सकता है वो पालन न कर पाए। तो ऐसे में स्कूलों को बंद करना सरकार की तरफ से एक सही कदम है, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है और स्वास्थ्य रहेगा तो उसके बाद पढ़ाई होगी। लेकिन जहां तक आपने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई और ऑफलाइन पढ़ाई में, देखिए निश्चित रूप से बहुत फर्क होता है। और ऑनलाइन पढ़ाई में वो बात नहीं आ पाती है, क्योंकि बच्चों का, जो बच्चे होते हैं वो नजदीक से ज्यादा सीखते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट होकर ज्यादा सीखते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक मजबूरी भी है लोगों की। और निश्चित रूप से 1 साल जिस तरह से बच्चों को ने ऑनलाइन पढ़ाई की है, लेकिन फलाफल क्या निकला है वो तो सारे अभिभावक जानते हैं। लेकिन फिर से अगर ये स्थिति आ रही है तो कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई के साथ निश्चित रूप से असर पड़ेगा। लेकिन स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है और जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किए हैं कोविड के, और बिहार सरकार ने भी जारी किए हैं, उसका पालन करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे हैं और बच्चों का स्वास्थ्य के साथ कोई कंप्रोमाइज तो नहीं किया जा सकता। जी शशांक जी, बच्चों का स्वास्थ्य तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य भी महत्वपूर्ण है। इसकी वजह से बच्चों के भविष्य पर, रोजगार पर भी इस दौरान असर पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, जैसा कि पिछले साल देखा गया था कि जो प्रतिदिन कमाने वाले लोग थे उन पर काफी असर हुआ था।
बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि अब धीरे धीरे आप देखिए कि हालांकि इस बार अभी कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति नहीं बन रही है, या शायद सरकार इसको लगाने में इतनी जल्दबाजी ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम जो गतिविधियां हैं वो रिस्ट्रिक्ट होती हैं। आप तमाम चीजों को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ऑफिस में आधे से ज्यादा आधे लोगों को अलाउ करते हैं, कारोबार जब चूंकि रोड पर सड़क पर लोग निकलेंगे नहीं तो कारोबार भी प्रभावित होगा, तो मुश्किलें निश्चित रूप से आने वाली हैं। लेकिन चूंकि एक वर्ल्ड वाइड क्राइसिस है, एक वर्ल्ड वाइड चैलेंज है, ऐसे में लोगों को कहीं ना कहीं कुछ तो परेशानी होनी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे कोविड के दौरान लोगों को प्रायोरिटी तय करनी होती है कि उनकी प्रायोरिटीज क्या है, और प्रायोरिटी स्वास्थ्य है या फिर शिक्षा है। लेकिन आपने एक बात सही कही कि रोजगार और वो लोग जो रोज कमाने वाले हैं उनके सामने बहुत गंभीर संकट आने वाला है, क्योंकि एक साल जो पिछला लॉकडाउन रहा है उन तमाम लोगों ने जिनने भी जो जमा पूंजी रखी थी वो खर्च कर दी है, या फिर कर्ज लेकर अपने जीवन को चलाया था, इस आशा में चलाया था कि बहुत जल्दी दिन अच्छे आ जाएंगे, काम धंधा फिर शुरू हो जाएगा और हम तमाम चीजों को लौटा देंगे या पत्ती पर जीवन आ जाएगा। लेकिन ये दूसरा स्ट्रेन आया है, दूसरा चढ़ आया है, वास्तव में एक बड़ी क्राइसिस लेकर आएगा उन लोगों के लिए जो हैंड टू माउथ है या रोज कमाने वाले हैं। लेकिन असर जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ने वाला है आस्था, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो या फिर जितने भी क्षेत्र हो, सब जगह असर पड़ेगा, और असर अब दिखने लगा है क्योंकि दूसरा स्ट्रेन पहले से ज्यादा तेजी से स्प्रेड कर रहा है। जी शशांक जी, जिस तरीके से पहले जब पहला स्ट्रेन आया था तो ये कहा जा रहा था कि वैक्सीन आने के बाद सभी चीजें सामान्य हो जाएंगी, और जैसे जैसे सभी चीजें सामान्य होती जा रही थी, जितनी जिंदगी जो है पटरी पर लौट रही थी, वहीं अब ये दूसरे स्ट्रेन ने जिंदगी को फिर से डगमगा दिया है। तो कहीं ना कहीं इस बात से लोगों में डर का माहौल भी है और नाराजगी भी है। वैक्सीन आ गई है और रिकॉर्ड समय में देश में भी वैक्सीन आई है और दुनिया में वैक्सीन आई है, और भारत में वैक्सीन बड़े पैमाने पर उत्पादित हो रही है। लेकिन ऐसा एक बात समझने की कि वैक्सीन आ जाने से आप प्रोटेक्ट नहीं हो जाते हैं, वैक्सीन लेने से आप प्रोटेक्ट होते हैं। और वैक्सीन लेने का मतलब है कि आप एक पहली डोज लेंगे, उसके 28 दिन बाद दूसरी डोज लेंगे, और उसके 2 सप्ताह बाद एंटीबॉडी बनना शुरू होगी। यानी आपको कम से कम 6 सप्ताह वैक्सीन लेने के बाद ही आप खुद को सुरक्षित मान सकते हैं 70 से 80%। और देश की आबादी 135 से 40 करोड़ है, ऐसे में देश ने अभी 2 से 3 करोड़ ही वैक्सीन दे पाए हैं 3-4 महीनों में। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हर व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाना, क्योंकि हर व्यक्ति तक जब तक वैक्सीन नहीं होगी, हर व्यक्ति के अंदर इम्यूनिटी पैदा नहीं होगी, एंटीबॉडी बनेगी नहीं, तो वो पूरी तरह से वैक्सीन आने का जो फायदा है वो नहीं मिल पा रहा। तो जब तक वैक्सीन नहीं आपको लग जाती है, आप कोविड के तमाम गाइडलाइन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज करें, और सबसे बड़ी बात है पब्लिक कंटेक्ट से दूर रहें। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें लागू होती हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि लोग जब कमाने खाने निकलेंगे, देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाती, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो, या कोई भी व्यक्ति अगर ऑफिस जाएगा तो उसको भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में सामना करना पड़ेगा, और देश की आबादी ज्यादा है, संसाधन कम है, इसलिए भीड़ भाड़ होगी। तो ये तमाम चैलेंजेस भी हैं जिनको एडजस्ट करके चलना होगा। जी बिल्कुल शशांक जी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो अभी स्थिति बन रही है बच्चों के साथ में, छात्रों के साथ में, जिस तरीके से पढ़ाई प्रभावित हो रही है, तो जैसे जैसे सामान्य जिंदगी फिर वापस लौटेगी तो नौकरियों में बच्चों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी भी बच्चों को इस दौरान होगी। देखिए, महत्वपूर्ण विषय ये है कि अभी फिलवक्त कैसे निपटा जाए, और जब बच्चे पढ़ के निकलेंगे और उनके अंदर नॉलेज की कमी होगी तो देखिए ये सभी के अंदर होगी। तो कहीं ना कहीं जब लोग उतरेंगे, जब यहाँ से पास आउट होकर निकलेंगे, वो एक लंबा प्रोसेस है। अभी फिलवक्त जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं हेल्थ उनकी प्रायोरिटी है, हेल्थ और एजुकेशन हालांकि दोनों प्रायोरिटीज हैं। तो एजुकेशन में जो वैकल्पिक व्यवस्था है उनके पास, वही एक साधन है, और वो वैकल्पिक व्यवस्था तकनीक ने हमें दी है ऑनलाइन पढ़ाई। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई उतनी इफेक्टिव नहीं है जितना ऑफलाइन पढ़ाई इफेक्टिव है, वर्चुअल से एक्चुअल ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन आपके पास जो विकल्प हैं ए और बी, तो ए में स्वास्थ्य चुनना होगा और बी में जो आपके पास शिक्षा लेने के वैकल्पिक साधन है वो चुनने होंगे। लेकिन अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है कि ये तमाम चीजें प्राइवेट स्कूलों में तो लागू हो जाती है, यानी प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था है और ठीक ठाक व्यवस्था, क्योंकि वो अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जूम ऐप इस्तेमाल करते हैं, या उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के टीम्स ऐप हैं, ये तमाम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं स्कूल। लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ के बच्चे वास्तव में सफर करते हैं, उनकी वास्तव में पढ़ाई कहीं ना कहीं प्रभावित
प्रभावित होती है, क्योंकि जो सरकारी स्कूल का ढांचा है वो कहीं ना कहीं खाना पूर्ति वाले भी टीचर्स भी खाना पूर्ति का काम करते हैं, और बुजुर्ग के यहाँ बच्चे पढ़ते हो गरीब होते हैं, उनके पास अधिकांश के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, एंड्रॉयड मोबाइल या सोफिस्टिकेटेड जो कंप्यूटर है वो नहीं है। तो ऐसे में आमतौर पर जो बड़ी आबादी बच्चों की है वो निश्चित रूप से प्रभावित होती है, और कहीं ना कहीं वो ऑनलाइन पढ़ाई से उनको कोई फायदा नहीं हो पाता। जी बिल्कुल शशांक जी, लेकिन एक सवाल जनता के मन में और ये आता है वैक्सीन लगवाने के बाद कि जब वैक्सीन लग जाएगी उसके बाद क्या कोरोना उनको फिर से नहीं होगा? देखिए, वैक्सीन जो है आपको कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी देती है, यानी वैक्सीन आपके शरीर में जब जाती है तो आपके अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं वो कोरोना के खिलाफ या कोरोना जैसे स्ट्रेन के खिलाफ तैयार हो जाते हैं उनसे फाइट करने के लिए। तो एक जो अभी का आपके पास अवेलेबल वैक्सीन है वो 2 वैक्सीन है, एक कोविशील्ड है, एक कोवैक्सीन है। इन दोनों का जो मोड ऑफ एक्शन है वो अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं जो दोनों वैक्सीन है इनका पहला डोज लेने के 28 दिन बाद या उसके बाद दूसरा डोज लिया जाता है, और दूसरे डोज के 2 सप्ताह बाद एंटीबॉडी तैयार होती है। तो ये निश्चित नहीं है कि अगर आपने एक वैक्सीन ले लिया तो आपको कोरोना नहीं हो सकता है, क्योंकि इन बिटवीन आपको कोरोना हो सकता है। जी कहीं ना कहीं लेकिन शशांक जी ये देखा जाता है कि लोग जब वैक्सीन लगवा लेते हैं उसके बाद से उनके मन से डर ही खत्म हो जाता है। देखिए, सच्चाई तो यही है कि ये जब से दूसरा स्ट्रेन नहीं आया था और वैक्सीन आ गई थी तो जिन्होंने वैक्सीन नहीं भी ली थी उनके मन से डर निकल गया था, लोग बेपरवाह हो गए थे। लेकिन सच्चाई यही है कि आप वैक्सीन जब लेंगे तभी आप कोरोना से लड़ने के लिए आपकी बॉडी तैयार होगी, और वो भी 6 सप्ताह बाद, यानी 6 सप्ताह के बाद ही आप 70% से 80% सुरक्षित हैं। फिर भी आपके पास 20% का करीब 30% के करीब रिस्क बच जाता है। तो ये कहना सही नहीं है कि जिन्होंने वैक्सीन ले ली वो सुरक्षित हो गए हैं। जिन्होंने वैक्सीन ले ली वो अपेक्षाकृत सुरक्षित हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को सबको ध्यान दिया है कि जिसने वैक्सीन ली है नहीं ली है वो वैक्सीन जल्दी से ले ले, और जिसने वैक्सीन ले ली है वो अभी भी प्रिकॉशन रखें, क्योंकि सिर्फ आपने वैक्सीन ली है, आपके सराउंडिंग के तमाम लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है। तो एक कॉमन बात है कि वैक्सीन कोई दवाई नहीं है, वैक्सीन कोरोना के लिए आपकी बॉडी को तैयार करता है। आपकी बॉडी कितना तैयार हो पाती है ये समय के साथ पता चलता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद शशांक दुबे संवाददाता हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत तमाम जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां संवाददाता हमारे शशांक जी के द्वारा दी गई है। कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की सभी को जरूरत है। जिन्होंने वैक्सीन ली है उनको भी सावधानी बरतने की जरूरत है, जिन्होंने नहीं ली है उनको भी सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि इस कोरोना की वजह से छात्रों के जीवन पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, नौकरी पर कितना प्रभाव पड़ेगा? क्या छात्रों का भविष्य कोरोना बर्बाद कर देगा? बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भगत बासुकीनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने भोले बाबा की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कोविड गाइडलाइन का जमकर धज्जियां उड़ाई। ना तो उन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आए। इधर मंदिर प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही देखने को मिली। दरअसल कोविड-19 की बढ़ोतरी को लेकर जिला प्रशासन ने बासुकीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए अर्घा सिस्टम से बाबा भोले के दर्शन पूजन के आदेश दिए हैं। आम लोग और मंत्री व पदाधिकारियों में ऐसा भेदभाव प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। तो आपको बता दें कि बड़ा सवाल एक ये खड़ा होता है कि जब मंत्री के द्वारा ही इस तरह के काम किए जाएंगे, कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, मास्क का प्रयोग नहीं किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो आम जनता कैसे करेगी? आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कोविड-19 की इस दौरान जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। वासुकीनाथ धाम मंदिर पहुंचे हैं तारकिशोर। इस दौरान जमकर देखा गया है कि कोरोना गाइडलाइन का कहीं भी पालन नहीं किया गया, भीड़भाड़ दिखाई दी है और मास्क भी लगाए हुए कोई नहीं दिखे हैं। मंदिर प्रशासन की भी इस दौरान बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। प्रशासन पर इस दौरान बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एक सवाल ये खड़ा होता है कि जब मंत्री के द्वारा ही इस तरह के काम किए जाएंगे, गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाएगा, तो कोरोना का जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जनता तो लापरवाह होगी ही।
मधुबनी के बेनीपट्टी में 5 लोगों की हत्याकांड में पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस ने अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हत्याकांड के फरार आरोपियों के घर की कुर्की की जा रही है। मुख्य आरोपी प्रवीण झा और नवीन झा के घर की कुर्की की गई। आपको बता दें कि तालाब में मछली मारने का विवाद चल रहा था, जिसके चलते होली के दिन बदमाशों ने एक परिवार पर हमला किया और 5 लोगों की हत्या कर दी। सांसद आनंद सिंह ने कहा कि परिजनों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, साथ ही मुआवजा और सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। क्या बेनीपट्टी में हत्या को जातीय रंग दिया जा रहा है, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सांसद सुशील कुमार सिंह ने कहा कि ये जातिगत विवाद नहीं बल्कि आपराधिक वारदात है। सांसद ने हत्या में शामिल सभी अपराधियों की गिरफ्तारी एवं कांड में दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। और इस दौरान सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इस मामले को जातीय रंग दिया जा रहा है, क्या इस मामले पर राजनीति की जा रही है। हत्याकांड मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और कुर्की की जा रही है। जो मुख्य आरोपी है, जो फरार आरोपी है, उनके घर की कुर्की की जा रही है। हत्याकांड में पुलिस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। और दर्दनाक घटना घटी जिसमें भयंकर रूप से गोलीबारी हुई और 5 लोग मार दिए गए। एक और व्यक्ति मरणासन्न है, उनके भी बचने की संभावना कम है। ये घटना विशुद्ध रूप से आपराधिक घटना है और दबंगई है। 2020 में विवाद हुआ था तालाब को लेकर, जिसमें पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई की थी, एक पक्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। परिवार को नौकरी, जो लोग की घटना घटी है उनके परिजन को नौकरी मिलनी चाहिए, उनको मुआवजा मिलनी चाहिए और इस परिवार को सुरक्षा भी होनी चाहिए। जब दिन दहाड़े 5-5 लोगों की मार दी जाती है तो अब परिवार कैसे सुरक्षित है, तो उनकी सुरक्षा मिलनी चाहिए। इस परिवार की मांग है कि इनके घर में आर्म्स का लाइसेंस होनी चाहिए। ये सारी बातें छन करके आई है और यहाँ कोई आर्म्स नहीं है इस परिवार में, जिसके वजह से इतनी बड़ी हादसा हो गई, घटना हो गई। इन सारी बातों को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ रखेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री जी के यहाँ रखेंगे कि ऐसी कार्रवाई करने की ये घटना घटे ही ना, क्योंकि आपस में इन दोनों के बीच पहले से कुछ मनमुटाव था। अब एक बार झगड़ा हो चुका, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और अगले दिन सब जानते हैं किस प्रकार की गोलीबारी। इन अधिकारियों की लापरवाही से इतनी बड़ी घटना घटी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो लापरवाही है। अगर आपको नुक्से अमन का अंदेशा नहीं है तब हम समझ सकते हैं, लेकिन इसमें तो पूरी तरीके से नुक्से अमन का अंदेशा था और इसकी रिपोर्ट भी हुई है। अगले दिन तो ये होना ही नहीं चाहिए था। रांची में हर दिन कोरोना विस्फोट हो रहा है। हर दिन संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर आमजन चिंतित है। शहरों में चिकित्सा सुविधा इंतजाम को लेकर हर दिन बैठकों का दौर जारी है। स्वास्थ्य सचिव, डीसी, एसडीएम और तमाम स्वास्थ्य महकमा अस्पतालों की निगरानी कर रहा है और व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं, लेकिन राजधानी मुख्यालय से महज कुछ किलोमीटर दूर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे है, जिसकी पोल उस समय खुल गई जब मांडर विधायक बंधु तिर्की अपने विधानसभा क्षेत्र के लापुंग प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रात 10 बजे अचानक पहुंचे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था देखकर विफर पड़े। यहां अव्यवस्था और डॉक्टरों और नर्सों की गायब को देखकर सिविल सर्जन रांची को फोन किया और जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने देखा कि स्वास्थ्य के केंद्र खुले जरूर हैं, लेकिन वहां पर भी स्वास्थ्य कर्मी मौजूद नहीं है। कोरोना अपने विकराल रूप में है। स्वास्थ्य विभाग के सारे अधिकारी कर्मचारी सिर्फ शहरों तक ही केंद्रित है। तो एक बड़ा सवाल इस दौरान ये खड़ा होता है कि क्या सरकार के सभी दावे, सभी सुविधाएं सिर्फ शहरों तक सीमित है? गांव में तमाम
व्यवस्थाएं मौजूद नहीं है, स्वास्थ्य कर्मी अस्पतालों में मौजूद नहीं है। कोरोना के दौर में इतनी बड़ी लापरवाही का होना कहीं न कहीं प्रशासन पर एक बड़े सवाल खड़ा करता है। अस्पतालों में लापरवाही देखने को मिल रही है। इस दौरान कोरोना लगातार बढ़ रहा है, उसी बीच में यह लापरवाही देखने को मिली है। महज कुछ ही दूरी पर रांची से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर स्वास्थ्य कर्मी ही नदारद मिले। जब विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने के लिए विधायक पहुंचे तो वहां पर कोई भी स्वास्थ्य कर्मी नहीं था। नए कानून में क्या होगा प्रावधान जिससे दुष्कर्म जैसी घटनाओं पर रोक लग सके? अभी कम से कम 14 साल की सजा का प्रावधान है। नए ड्राफ्ट के अनुसार ये सजा बढ़कर आजीवन कारावास तक हो सकती है। 16 साल से कम उम्र की महिला से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल से कम सश्रम कारावास की सजा को आजीवन कारावास तक हो सकती है। आंध्र प्रदेश में दिशा कानून है, उसी के तहत झारखंड में भी लागू हो सकता है। आंध्रा में एक कानून लाया है आंध्र सरकार ने कि 1 महीना के अंदर जो है चार्जशीट हो जाएगा और ट्रायल हो जाएगा, कंक्लूड हो जाएगा ट्रायल, उसमें कन्विक्शन हो जाएगा। उसी के समय में इन्वेस्टिगेशन भी होना है, आपको चार्जशीट भी होना है, डे टू डे ट्रायल भी होगा, गवाही भी होगी और कन्विक्शन भी हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि इस तरह के मामले जो है जब तक शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं रह जाता है कानून का। और ऐसे भी जो है विदेशों में देखिएगा कि कोई भी केस जो है वहाँ सालों साल नहीं चलता, जो हमारे यहाँ का एक कहीं के फैशन है। कि महागठबंधन सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है ये, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जिस तरह राज्यों में दुष्कर्म का जो एक विभत्स रूप बार बार इस झारखंड में सामने आ रहा है, तो हमें लगता है कि स्वाभाविक तौर पे इस कानून को आने से उसमें थोड़ी सी कमी तो हमें लगता है कि जरूर आएगी। लेकिन दूसरी ओर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि चेतना का भी इस पे जो है जागरूकता भी जो है इस पे बहुत जरूरी है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ राजीव रंजन जी हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। राजीव जी, जिस तरीके का प्रावधान लाया जा रहा है, क्या कुछ इससे मदद मिलेगी? जिस तरीके से आंध्र प्रदेश में दिशा कानून है, उसी तरीके से जब यहाँ पर कानून लाया जाएगा तो क्या कुछ आसानी होगी? क्या कुछ इन सभी जो मामले सामने आएंगे दुष्कर्म से संबंधित, क्या कमी इनमें देखने मिलेगी? देखिए, जिस तरह से लगातार दुष्कर्म की घटनाएं और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही है, और अगर इस तरह के कानून आते हैं तो उन अपराधियों का मनोबल टूटेगा और उनमें एक डर पैदा होगा कि जो अपराध करने के बाद या फिर यौन संबंध बनाने के बाद, जबरदस्ती बलात्कार करने के बाद जो इस बात को लेकर निश्चिंत होते हैं कि डरा धमकाकर अगले उनके परिजनों को, महिलाओं के को डरा धमकाकर उसके बाद मैनेज करके या फिर लंबी कार्रवाई करके और सबूत की बात नहीं करके लंबे लंबे केस तारीखों को देकर वो बच जाएंगे, उनके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि सामत आ जाएगी। क्योंकि जिस तरह से अगर इसको लागू किया जाता है तो इस कानून में जो प्रावधान किए गए हैं कि 15 दिनों के अंदर ट्रायल पूरी कर लेना है और 30 दिनों के अंदर सजा भी मुकर्रर हो जानी है, तो उसके बाद एक और जो अच्छी बात है कि जो छोटे बच्चे होंगे, महिलाएं होंगी, जो बच्चियां होती हैं या फिर जो 14 साल से कम उम्र की होती हैं, 16 साल से, उनके खिलाफ अगर इस तरह के दोष पाए जाते हैं तो आजीवन कारावास तक की भी दी जा सकती है। तो ये एक अच्छी पहल है और जरूरत है कि इस तरह के कानून को जल्द से जल्द लागू किए जाएं, क्योंकि आप देखेंगे कि जिस तरह से देश के ही आंकड़ा उठाए और उसके साथ साथ आप झारखंड का भी अगर आंकड़ा उठाएं तो लगातार जो बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि होता है और लगातार इस तरह के केसेस सामने आते हैं। काफी विभत्स तरीके से आप देखेंगे कई विक्षिप्त मानसिकता के लोग होते हैं, काफी विभत्स तरीके से इस घटना को अंजाम देते हैं, कई लोगों की जानें भी चली जाती हैं इस दौरान। तो इस तरह के घटनाओं में कमी तो आएगी ही, साथ ही साथ एक डर भी पैदा होगा जो इस तरह की घटना करने वाले होते हैं और उनको प्रॉपर सजा भी मिल पाएगी और जो
दोषी होते हैं, अक्यूज्ड होते हैं, उनको सजा मिलेगी तो जो जिनके परिजनों के साथ इस तरह की घटना घटती है उनके भी मन में संतुष्टि आएगी और उनको भी सरकार के प्रति विश्वास जगेगा। जी राजीव जी, अभी जो कानून है दुष्कर्म को लेकर, छोटी बच्चियों को लेकर, अभी जो कानून है कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो पीड़ित के परिवारजन होते हैं, जो फैसला आता है उससे नाखुश दिखाई देते हैं। क्या अब ये जो प्रावधान लाया जा रहा है, इसके चलते जो सजा का प्रावधान होगा आजीवन कारावास तक हो सकती है, तो क्या कहीं ना कहीं संतुष्टि आजीवन कारावास से मिल सकेगी? इतना जघन्य अपराध और आजीवन कारावास से क्या संतुष्टि मिलेगी? देखिए, कानून चूंकि कानून अपने हिसाब से काम करती है और जो प्रावधान किए गए हैं आईपीसी में उसके अनुसार अभी बलात्कार और अगर उसमें भी अगर आप जो 18 साल से कम है, 16 साल से कम है, यानी उनके साथ इस तरह की घटना करते हैं तो सजा का प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर सरकार उस सजा को बढ़ा के आजीवन कारावास में बदल देती है तो आप समझे कि कोई भी इस तरह की घटना को अंजाम देता है तो पूरी जिंदगी जेल में उसको रहना पड़ेगा। अभी क्या होता है कि कोई भी इस तरह के मामले आते हैं तो लंबा ट्रायल चलता है और लगभग बार यही होता है कि जी राजीव जी, तो क्या ये प्रावधान से आरोपियों के मन में डर की भावना आ जाएगी और दुष्कर्म नहीं होंगे? देखिए, दुष्कर्म होना न होना एक मानसिकता की बात है और जो विक्षिप्त मानसिकता के लोग होते हैं वो इस तरह के घटना को अंजाम देते हैं। तो जरूरत यही बात की होती है कि प्रशासन का, सरकार का लोगों के मन में डर हो। अब जब कानून में इस तरह के प्रावधान किए जाएंगे, अभी उनको लगता है, जो भी अपराधी होते हैं उनको लगता है कि इस तरह के घटना के अंजाम देंगे और सबूत नहीं मिलेंगे, काफी लंबा ट्रायल चलेगा जिसका फायदा लेके वो छूट जाएंगे। लेकिन जब 15 दिनों के अंदर FIR के साथ पूरे जांच करना, 30 दिनों के अंदर ट्रायल करके सजा देना और सजा में भी सजा की अवधि को बढ़ा के आजीवन कारावास कर देना, इससे जरूर कुछ न कुछ सुधार होगा ही। और फिर पुलिस तो है ही, पुलिस लगातार काम भी कर रही है इस दिशा में और कई संगठन है वो भी काम कर रहे हैं और जब कानून कड़ा होगा तो अपराधियों के मन में भी एक भय होगा। जी बिल्कुल राजीव जी, कानून लगातार बदल रहे हैं, ये जो प्रावधान आ रहा है कहीं ना कहीं इससे हो सकता है कि आरोपियों के मन से डर आ जाए मन में, आरोपियों के मन में, और ये सारी घटनाओं में कमी हो। बहुत बहुत धन्यवाद ब्यूरो चीफ राजीव रंजन जी, हमारे साथ इस खबर की तमाम जानकारी के लिए जुड़े थे। VIP न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।